जय हिंद। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे इज एम आर का प्रयोग। इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और किस किस सिचुएशन में होता है, इन सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो, यानी कि ये सब देखते होंगे वाक्य के अंत में, या होता है, होती है, होते हैं इत्यादि। ये सभी यदि आप हिंदी वाक्य के अंत में देख लेते हैं तो वैसे सेंटेंस में ही हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मैं अमीर हूँ, आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद है वह अच्छा है, वे लोग नेता हैं, शहद मीठा होता है, शहद मीठा है, मैं जा रहा हूँ, गीत गाया जाता है। यानी कि ये सभी सेंटेंस यदि आप लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में हूँ, है, होता है, हूँ और है। यानी कि ऐसा सेंटेंस रहेगा तो इन्हीं के साथ में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो है इज एम आर, इसका पोजीशन को देख लेते हैं। यानी कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग पोजीशन को देख लेते हैं। तो पोजीशन में सबसे पहले आपको ये समझना है आई के साथ में आपका एम फिक्स रहेगा। यानी कि ये जो एम है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही आएगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं यू, वी, दे और प्लुरल नाउन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यू, वी, दे, प्लुरल नेम, यानी कि इन सभी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। जितना भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा सभी के साथ हम लोग आर का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर, यानी कि इन सभी में से कोई भी सब्जेक्ट रहे। अब सिंगुलर नंबर कहने का मतलब क्या, जो नाउन सिंगल हो यानी कि एक हो। जैसे कि यहाँ पर रमेश ले लीजिए या गीता ले लीजिए, और यहाँ पर रमेश और मोहन दो आ गया, सीता और गीता, या बहुत सारा लड़का इसमें आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल लड़का। तो इन सभी को हम लोग सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर से जानते हैं। तो चलिए इनके साथ लगेगा क्या, इनके साथ लगेगा इज का, इज का प्रयोग हुआ इसके साथ। तो चलिए मैं तीनों का पोजीशन बताती हूँ, इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा। सेंटेंस में इसी पोजीशन पर सेंटेंस बनने वाला है। और मजे की बात यह है इन सभी को हम लोग वर्ब टू बी के अंतर्गत रखते हैं। वर्ब टू बी का होने का मतलब है होना, यानी कि इज एम आर। वाज तो हम लोग बाद में सीखेंगे। इज ऐसे ही पांचों है बी के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग तीन को ही चर्चा करेंगे। इज एम आर ये तीनों जो है होने का सेंस देता है। किसका सेंस? होने का सेंस। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसी सेंटेंस को। जैसे कि मैं अमीर, अगर मान लीजिए हूँ नहीं बोलेंगे तो सिर्फ मैं अमीर। अब क्या मैं अमीर, अगर आप अमीर हो तो आपको बोलना पड़ेगा मैं अमीर हूँ, यानी कि हूँ लगाएंगे तभी यहाँ पर मैं अमीर होगा। जैसे कि यहाँ पर है वह अच्छा है, अब यहाँ पर है हटा दीजिए तो सिर्फ बचेगा वह अच्छा है, तो बोलना पड़ेगा तभी तो आप अच्छा होंगे, तभी तो वह यहाँ पर क्या होगा, अच्छा होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये जो है हूँ, है, होता है, ये सभी किसका सेंस देता है, होने का सेंस देता है। क्लियर? यदि क्लियर हो गया तो चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग अब इसका यूज को जानेंगे, यानी कि इसका यूज कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली इसको हम दो तरीका से यूज करते हैं। एक होता है नो एक्शन और दूसरा होता है एक्शन। नो एक्शन कहने का मतलब वह होता है यानी कि जिसमें एक्शन ना हो, यानी कि इसमें एक्शन नहीं होगा। एक्शन कहने का मतलब होता है कार्य, यानी कि कार्य इसमें नहीं होगा और इसमें कार्य होगा, यानी कि इसमें कोई न कोई काम होगा, ऐसा सेंटेंस इसमें बोला जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। लिखा है वह अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है वह अच्छा है। डेट मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो अच्छा है वह है, यानी कि सिर्फ बताया जा रहा है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर? और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में एक और, शहद मीठा होता है। यहाँ पर भी बताया जाता है शहद के बारे में कि मीठा होता है, बल्कि यहाँ पर शहद कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वह कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला सेंटेंस में देखिए एक्शन में यहाँ पर लिखा है मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं जा रहा है यानी कि जाने का काम कर रहा है। डेट मीन्स ये एक्शन है, यानी कि सेंटेंस क्या है, एक्शन है। और यहाँ पर है गीत गाया जाता है। अब यहाँ पर गीत को क्या किया जाता है, गाया जाता है, यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है। अब देखिए इसमें भी लास्ट में है, हूँ है,
तो इन सभी के साथ हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते ही हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नो एक्शन को। तो नो एक्शन का पहला जनरेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए। तो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ही होगा, इसका ही विशेषता बताएगा। ये जो एडजेक्टिव है इसका ही विशेषता बताएगा यहाँ पर। क्लियर? चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वह दयालु है। आप यहाँ पर देखिए लिखा है वह दयालु। सबसे पहले देखिए, जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, अभी तो मैं इज एम आर बता रहा हूँ तो इज एम आर को ही समझिए, और आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब सभी पर ऐसा ही यूज होगा। सबसे पहला नंबर वह है, आपको यही बनाना है। क्या लिखना है? इंग्लिश लिखते समय वह और है। वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, और है का इंग्लिश यहाँ पर ही के साथ क्या लगता है? इज। अब यहाँ पर हो गया वह है। अब क्या है? दयालु, तो यहाँ पर हो जाएगा काइंड। चलिए समझ में आया? अब जो ये काइंड जो है, काइंड कौन है? वह, यानी कि ये यहाँ पर क्या है? काइंड है। डेट मीन्स ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कट गया। दूसरा एग्जांपल है मैं गरीब हूं। और सबसे पहले क्या बनाना है? आप लोग को बोलना होगा। बोलिए मैं हूं। एक बार फिर से बोलिए मैं हूं। तो मैं हूं का क्या होगा? आई एम। अब क्या हैं आप? गरीब, तो लिख देंगे पुअर। बन गया सेंटेंस। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? वे लोग हैं। वे लोग हैं। वे लोग का इंग्लिश क्या हुआ? दे, और हैं का यहाँ पर हो जाएगा आर। चूंकि दे के साथ आर लगता है, हम पोजीशन में हम बता चुके हैं। ठीक है? अब वे लोग हैं क्या है? महान। तो महान का इंग्लिश होता है ग्रेट। क्लियर? अब दूसरा जनरेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ये तो एडजेक्टिव का हो गया। अब नाउन का लेते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो रहेगा इज एम आर और प्लस नाउन। एक बात ध्यान रखिए, यदि नाउन आपका सिंगुलर रहे, नाउन आपका सिंगुलर रहे, ठीक ना, यानी सिंगुलर नंबर, तो उसमें हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे उसके पहले। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए लिखा है मैं शिक्षक हूँ, जबकि यहाँ पर एक नहीं लिखा हुआ। मैं एक शिक्षक हूँ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक लगाना। क्यों? क्योंकि शिक्षक यहाँ पर मैं अकेला है। मैं यहाँ पर सिंगल शिक्षक हूँ, यानी कि एक ही शिक्षक हूँ, तो इसीलिए शिक्षक के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश बनाते समय क्या करते हैं? मैं हूँ। क्लियर? तो आई एम। तो क्या है? शिक्षक? जी नहीं, एक शिक्षक, तो ए टीचर। क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं वह गायिका है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? वह है। तो वह है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखिए गायिका तो कोई स्त्री होगी, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर सी और इज। सी इज यानी कि वह है। क्या है? गायिका। तो वह तो सिंगल ही है, इसलिए यहाँ पर ए लग गया। अ सिंगर, यानी कि सी इज अ सिंगर। अब दूसरा देखिए लिखा हुआ है वे लोग किसान हैं। वे लोग किसान हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? वे लोग हैं। तो वे लोग हैं कि क्या हो जाएगा? दे आर। वे लोग हैं हो गया। उसके बाद किसान का इंग्लिश देखिए, कितना किसान है? सिंगल? जी नहीं, वे लोग हैं, यानी कि बहुत किसान है। तो इसलिए फार्मर में यहाँ पर ए ना लग के बल्कि एस लग जाएगा, यानी कि बहुत सारा किसान बनाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं तीसरा स्ट्रक्चर में। तीसरा स्ट्रक्चर में इसका है क्या? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव और नाउन दोनों। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडजेक्टिव और नाउन दोनों। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जब भी एडजेक्टिव और प्लस नाउन दोनों की बात किया जाएगा, तो यदि ये नाउन आपका सिंगुलर रहेगा तो एडजेक्टिव को पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इस नाउन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर ए एन का प्रयोग करेंगे बीच में तो गलत हो जाएगा, तो हमें एडजेक्टिव को पहले आना पड़ेगा। क्लियर? तो वही सेंटेंस यहाँ पर है। अगर ये नाउन प्लुरल में है तो हम लोग ए एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है मैं ईमानदार शिक्षक हूँ। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ पर पढ़े थे मैं शिक्षक हूँ। देखिए ये वाला सेंटेंस मैं शिक्षक हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ईमानदार शिक्षक हूँ। शिक्षक के पहले ईमानदार लग गया। डेट मीन्स शिक्षक को यहाँ पर ये क्वालिफाई करता है, यानी कि शिक्षक के बारे में कुछ बता दिया एक्स्ट्रा, यानी कि ईमानदार है। तो सच कितना भी लंबा सेंटेंस हो आपको उसी तरह बनाना होगा जैसे कि मैंने बताया। तो मैं हूँ,
आई एम, ठीक। तो मैं हूँ, क्या हूँ? ईमानदार टीचर। तो यहाँ पर ईमानदार शिक्षक का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट टीचर। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट टीचर। और लेकिन शिक्षक कितना है? एक। तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, चूंकि यहाँ पर जो है ओ वॉवेल साउंड कर रहा है, यहाँ पर ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, ठीक ना। एन ऑनेस्ट टीचर। तो ये एन किसके लिए आया? बेसिकली ये टीचर के लिए आया। क्लियर? टीचर यहाँ पर सिंगल है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग आया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस का यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है वह प्रसिद्ध कलाकार है। आप सबसे पहले ये देखिए कलाकार कितना है? एक। तो ए एन का प्रयोग होगा। क्लियर? सबसे पहले बनाइए वह है। तो वह है का इंग्लिश ही इज। ही इज, वह है क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है, यानी कि अ फेमस आर्टिस्ट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होता होगा। लेकिन ये जो ए एन का प्रयोग करते हैं इसका साउंड के अनुसार करते हैं, लेकिन यूज किसके लिए होता है? इस नाउन के लिए। ओके, अब चौथा स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप देखिए ये नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो एन का प्रयोग होगा किसके पहले? एडजेक्टिव पहले। जी नहीं, आप एडवर्ब को पहले हो जाएगा, यानी कि इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। पहले एन लगाएंगे, फिर एडवर्ब लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे कि लिखा हुआ है वह बहुत अच्छा लड़का है। चलिए, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर मतलब बहुत अच्छा को हम लोग हटा देते हैं तो वह लड़का है, आप लोग तो बना लेते हैं। अब लड़का कैसा है? अच्छा है। अब अच्छा भी कितना है? बहुत है, यानी कि पहले लड़का की विशेषता को बताया अच्छा, तो एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के भी विशेषता को बता दिया बहुत, यानी कि अच्छा बहुत है, तो ये हो गया एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब उसको कहेंगे जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताएं, और वर्ब की खुद एडवर्ब को भी विशेषता को बताता है। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं बहुत ही बारीकी से। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बनाना है, बस वही रूल फॉलो करना है। वह है, वह है कि इंग्लिश क्या होगा? ही इज। वह है क्या है? बहुत अच्छा लड़का। अब देखिए लड़का यहाँ सिंगल है कि ज़्यादा है? जी हाँ सिंगल है, तो ए एन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, फिर बहुत अच्छा लड़का की इंग्लिश लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वेरी के साथ ए, अ वेरी गुड बॉय, यानी कि बहुत अच्छा लड़का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि नो एक्शन आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे होता है, होती है, होते हैं, जैसे कि पहले मैंने मेंशन कर चुका हूँ। चलिए इसका हम लोग सेंटेंस से समझते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गाय दयालु होती है। गाय दयालु होती है। अब यहाँ पर बताइए गाय दयालु होती है, किसका गाय दयालु होती है? यानी कि वर्ल्ड में जितना भी गाय है सबके बारे में बोल रहा है, यानी कि विश्व में जितना भी गाय है, जितना भी काव है, ये सब के बारे में बोल रहा है। और जब भी पूरा गाय के बारे में बोला जाएगा तो काव का काव ही लिखेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पर लिखा है गाय दयालु है। सपोज मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको रोड के साइड में गाय मिला और गाय ने आपको कुछ नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे? गाय दयालु है, यानी कि आप पार्टिकुलर उस गाय के बारे में बोल रहे हैं जो गाय को आपने देखे हैं। लेकिन ये वाला सेंटेंस में क्या होता है? गाय दयालु होते हैं। अब जितना भी गाय है सब के बारे में बात कर रहे हैं कि गाय दयालु होती है। जैसे कि दूध सफ़ेद होता है, यानी कि जितना भी दूध है सब सफ़ेद होता है। लेकिन आप कहीं से दूध लाए हैं, उसको देखकर आप बोलेंगे दूध सफ़ेद है, तो वो ए वाला कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए होता क्या है, जब भी आप ऐसा बोलेंगे गाय दयालु है, किसी गाय को देख करके, किसी डेफिनेट गाय को देखते हैं या निश्चित गाय को, उसके साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको डिफिनिट बनाना पड़ता है हमें। क्लियर? चलिए एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर तो हो जाएगा गाय का इंग्लिश काव, और है यानी कि होती है। होती है कि हो जाएगा इज, काव इज काव, होती है क्या होती है? दयालु, काइंड। क्लियर? ये सेंटेंस बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है काव इज काइंड, सिर्फ यहाँ पर दाल लग गया, यानी कि किसी स्पेसिफिक गाय का हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी तरह हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है शहद मीठा होता है। अब जितना भी शहद है
सब शहद के बारे में बोला जा रहा है। आदमी मरणशील होता है, यानी कि पूरा आदमी पर लागू होता है, यानी कि पर्सनल किसी एक आदमी पर लागू होता है, यानी कि आदमी कास्ट का जितना भी है सबका हो गया। लड़की शर्मिली होती है तो जितना भी लड़की है सब के बारे में हो गया, यानी कि सिर्फ गीता के बारे में है, रीता के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी लड़की है सब पर यह लागू होता है। तो इसका बनेगा कैसे? सिंपल सी है, आप लोग जानते हैं। जैसे कि शहद मीठा होता है, शहद का इंग्लिश होता है ओनी, इसमें क्या आर्टिकल लगाएंगे? जी नहीं, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो होनी होता है, होता है में क्या लगाते हैं? इज, और दा लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा है। तो यहाँ पर होता है के लिए इज, होनी इज क्या होता है? मीठा। ओके। दूसरा है आदमी मरणशील होता है, तो आदमी की इंग्लिश मैन होते हैं, तो इज क्या होते हैं? मरणशील, तो मोर्टल, मोर्टल का इंग्लिश मरणशील होता है। उसके बाद है लड़की शर्मिली होती है, गर्ल होती है, इज, गर्ल के साथ इज लगता है और शर्मिली का शाय। क्लियर? अब इसमें देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ पृथ्वी गोल है, यानी किसी स्पेसिफिक की बात कर रहा है। ये पृथ्वी एक ग्रह है, उसमें से जो ऐसा ग्रह है जो कि गोल है, इसका आकार कैसा है? गोल है, यानी कि डिफिनिट है कि गोल ही है वो। तो पृथ्वी के पहले क्या लग जाएगा? द अर्थ, उसके बाद क्या हो जाएगा? इज, और गोल का इंग्लिश राउंड, तो द अर्थ इज राउंड। क्लियर? अब शहद मीठा है, तो आप लोग बनाइए क्या होगा? शहद का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा? होनी या द ओनी, तो द होनी बोलेंगे, द होनी इज, और मीठा का इंग्लिश क्या होता है? स्वीट, तो द ओनी इज स्वीट। अब मृत्यु सत्य है, मृत्यु का इंग्लिश क्या होता है? डेथ, और सत्य का ट्रू, और है का आप लोग इज का प्रयोग करते ही हैं। तो डेथ में यहाँ पर क्या लग जाएगा? द, यानी कि डिफिनिट है कि मृत्यु होगा ही होगा, तो द डेथ इज, और सत्य का ट्रू, तो द डेथ इज ट्रू। ये बन गया सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाते हैं, तो चलिए इसको हम लोग पढ़े हैं। कभी हम लोग स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन बना रहे थे, तो उस समय हम लोग बना रहे थे दिस डैट दिस दोज का प्रयोग, तो उसका ही प्रयोग समझेंगे। चलिए दिस डैट को पहले हम लोग देख लेते हैं। दिस मतलब होता है या, और डैट मतलब वह, तो और इसके साथ में वर्ब लगेगा इज, और यहाँ पर दीज और दोज है, इसका हिंदी होता है, दीज का हिंदी ये सब या ये, दोज का वे सब या वे। तो पहले दिस डैट के साथ में जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो इज, और इन के साथ जो करेंगे वो होगा आर। क्लियर? क्योंकि ये प्लुरल है, क्योंकि ये ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, और ये सिंगल है। क्लियर? चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख लेते हैं दिस डैट का। दिस या डैट प्लस इज प्लस नाउन, यानी कोई भी नाउन होगा दिस या डैट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यह एक सेब है। देखिए सबसे पहले यह का इंग्लिश क्या होता है? दिस, और उसके बाद क्या बनाएंगे? सेब लिखना है या है? जी हाँ बिल्कुल, है लिखना है, पहले शुरू वाला और लास्ट वाला। दिस इज क्या हो जाएगा? दिस इज एक सेब का एप्पल या एन एप्पल, जी हाँ बिल्कुल सही, एन एप्पल, क्योंकि ए वावेल साउंड है। तो दिस इज एन एप्पल, और इसका हो जाएगा वह एक बल्ला है, तो क्या हो जाएगा? डैट इज अ बैट। क्लियर? यह कुर्सियाँ क्या बोलेगा? आप लोग बोलिए। जी हाँ बिल्कुल सही, पहले यह का इंग्लिश दिस, और है का इंग्लिश इज, एक कुर्सी का अ चेयर। चलिए तीनों का हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज एन एप्पल, डैट इज ए बैट, दिस इज अ चेयर। आप लोगों ने ही बनाया। क्लियर? अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें है दीज दोज आर प्लस नाउन, यानी कि इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो नाउन है यहाँ पर देखिए, ये तो प्लुरल में है, जब भी ये प्लुरल है तो इस नाउन के लास्ट में हमेशा एस लगेगा, जितना भी सेंटेंस आएगा। चलिए हम लोग पहले इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा है? ये सब बिल्लियाँ हैं, तो ये सब हैं, तो दीज आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीज आर। देखिए ये सब का इंग्लिश है दीज, तो दीज आर, बिल्लियाँ की इंग्लिश, बिल्ली का कैट, और इसमें लग जाएगा एस, कैट्स, तो दीज आर कैट्स। और इसका क्या हो जाएगा? वे सब किताबें, आप लोग बोलिए, वे सब का इंग्लिश दोज, और दोज के साथ क्या लगता है? आर, और किताबें का बुक्स, दोज आर बुक्स। और ये सब का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दीज, और दीज के साथ क्या लगेगा? आर, तो दीज आर, और लड़के का इंग्लिश बॉयज। देखिए तीनों का वही होगा, लिखा हुआ है दीज आर कैट्स, दोज आर बुक्स, और दीज आर बॉयज। आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना था नो एक्शन, क्या था?
नो एक्शन, यानी कि इस सभी में आप लोग एक्शन नहीं देखेंगे, लेकिन आगे आने वाला जो सेंटेंस है उसमें देखेंगे, यानी कि एक्शन आप पढ़ेंगे, हम लोग एक्शन। तो एक्शन को हम लोग भी बेसिकली दो तरीका से बनाते हैं, एक होता है डूअर और दूसरा होता है नन डूअर। इसको हम लोग रिसीवर भी कहते हैं, नन डूअर को क्या बोलते हैं, रिसीवर भी कहते हैं ग्रामर की भाषा में। उसके बाद हम लोग डूअर का प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में भी करते हैं, और नॉन डूअर का प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है उस समय। क्लियर। और नॉन डूअर के साथ यानी कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और डूअर के साथ वर्ब का चौथा रूप लगेगा इसमें, जहाँ पर हम लोग इजामर का प्रयोग करेंगे वैसा वाला सेंटेंस में। यानी कि हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, यहाँ पर इजामर का प्रयोग जहाँ भी होगा उन सभी को हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद इजामर का प्रयोग करते हैं और ये वर्ब का चौथा रूप यानी कि भी प्लस ING। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा है रोहित जा रहा है, रोहित क्या कर रहा है, जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोहित क्या कर रहा है, जा रहा है। डेट मीन्स रोहित यहाँ पर डूअर का काम कर रहा है, यानी कि कुछ कर रहा है। डू मतलब होता है करना, ER मतलब करने वाला, तो डूअर मतलब करने वाला, यानी कि जाने का काम कौन कर रहा है, रोहित। वे लोग बाजार जा रहे हैं, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, वे लोग, यानी कि वे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, रोहित यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, तो डेट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे डूअर। और इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है रोहित। अब देखिए सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। किसी भी सेंटेंस में आप वो लगा के सवाल करें, यानी कि कौन, यानी कि उस काम को कौन कर रहा है, तो कौन बाजार जा रहा है, अब बोलेंगे रोहित, तो रोहित सब्जेक्ट। और रोहित के साथ क्या लगा, इज MR जी, इज का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि रोहित यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, तो रोहित इज। अब जाना का इंग्लिश होता है गो, ING लगा देंगे तो गोइंग, तो रोहित इज गोइंग। उसी तरह वे लोग बाजार जा रहे हैं, तो वे लोग को इंग्लिश क्या होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है आर, और बाजार जाना का गो टू मार्केट, तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। चलिए इसका हम देख लेते हैं। रोहित इज गोइंग और दे आर गोइंग टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि होगा नॉन डूअर से रिलेटेड। नॉन डूअर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ इज MR का प्रयोग होगा, लेकिन वर्ब का तीसरा रूप होगा। और इसमें होता क्या, इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर तो रोहित काम कर रहा था जाने का, लेकिन यहाँ पर गीत क्या किसी को गाने का काम कर रहा है, जी नहीं, बल्कि गीत को ही गाया जाता है। गीत को यहाँ पर क्या किया जाता है, गाया जाता है, यानी कि इस पर ही प्रभाव डाल रहा है। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो अंग्रेजी क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी किसी को नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि अंग्रेजी को ही पढ़ाया जा रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है डायरेक्ट अंग्रेजी पाएगा। तो ऐसा वाला सेंटेंस जब भी आएगा और लास्ट में जाता है आएगा, तो उसमें हम लोग ईजा मार के साथ वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग कर देंगे। क्लियर। अब इसका देख लेते हैं। गीत का इंग्लिश होता है सॉन्ग, सॉन्ग के साथ इज, और गाना गाया जाता। अभी ना कि जाता का गो लगा देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ जाता है तो गो नहीं लगा देना है, गलत हो जाएगा। तो गीत गाया जाता है यानी कि गाया जाना, उसका इंग्लिश हो जाएगा सिंग, मतलब होता है गाना, और इसका तीसरा रूप होता है संग, तो सॉन्ग इज संग। ओके। उसके बाद अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश इज, यानी कि अंग्रेजी है, इंग्लिश इज अंग्रेजी है, क्या है, पढ़ाया जाता है, तो टाउट हो जाएगा। टीच का तीसरा रूप होता है टाउट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आपका इज MR का प्रयोग होता है समाप्त। तो मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वो भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा इससे। जय हिंद।